हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस। हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने C3 पौधों के अंदर केल्विन चक्र पढ़ा और C4 पौधों के अंदर हैच एंड स्लैक मार्ग पढ़ा। C3 और C4 में क्या अंतर होता है, उसका एक चार्ट है जो आप लोगों को फिल करना चाहिए। वैसे तो मैंने कल बता दिया था। अगर मैं पूछूं कि एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए C3 पौधों को कितनी ATP की आवश्यकता पड़ती है, तो आंसर होता है 18 और C4 को 12 अतिरिक्त चाहिए, यानी कि 12 एडिशनल। वो क्यों चाहिए? मैंने बताया था कि C4 पादपों में केल्विन चक्र पूल आच्छद में होता है। वहां पर बनता है पायरुवेट और वो पायरुवेट वापस पर्णमध्यूतक के अंदर आ जाता है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदलता है, तो उसको 2 ATP एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। तो 6 बार घूमेगा तो 12 बार एक्स्ट्रा पड़ गई उसको। और केल्विन चक्र जो बंडल शीट में हो रहा है उसको तो 18 चाहिए। तो 18 + 12 = 30 ATP की आवश्यकता होती है। ओके, अब मैं आपको बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस व यूकैरियोटिक या ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में अंतर बताने जा रहा हूं। जीवाणुओं के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह निम्न दर्जे का होता है। हरे पादपों में उच्च दर्जे का होता है। तो पहला अंतर तो यह है कि जीवाणुई जो हरे जीवाणु होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें केवल PS1 होता है, केवल PS1 होता है। जबकि दूसरे वालों में, इन पौधों के अंदर PS1 + PS2 होता है। सेकंड डिफरेंस ये हुआ कि वहां पर PS2 है और PS2 के द्वारा जल का अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो ऑक्सीजन निकलती थी। लेकिन यहां तो PS2 है ही नहीं, तो इसलिए इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, जबकि यहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ओके, तीसरा पॉइंट, इसके अंदर जो पिगमेंट सेंटर होता है, वर्णक तंत्र होता है, जैसे PS1 PS2 वहां था, यहां पर जो वर्णक तंत्र होता है वह B890 वाला होता है। जबकि यहां पर हमने देखा था कि PS1 को अपन क्या कहते थे, P700, और इसको कहते थे P680। 4 नंबर अगर हम देखें, 890 का मतलब 700 से परे चला गया। 700 से परे एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या आता है, अवरक्त भाग, इंफ्रारेड, तो ऑपरेट्स इन इंफ्रा रेड जोन, यानी कि अवरक्त प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये रेड एंड ब्लू में करते हैं। ओके, अब PS2 में वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ था, तो अपने को हाइड्रोजन मिली थी और ऑक्सीजन मिली थी। वहां पर तो हाइड्रोजन NADP ले लेता था NADPH2 बनाने के लिए। यहां पर हाइड्रोजन दाता कौन होगा? जल नहीं होगा। हाइड्रोजन डोनर कौन होंगे? H2S होगा, सक्सीनेट होगा और मैलेट होगा। बात समझ आई? जबकि यहां पर जो हाइड्रोजन दाता होगा वह आपका जल होगा। करेक्ट? अब 6 नंबर,
या अपचायक जो होता है, रिडक्टेंट, वह आपका NADH2 होता है, और यहां पर जो होता है वह होता है NADPH2। इनके अंदर रेड ड्रॉप एब्सेंट होता है, जबकि यहां पर रेड ड्रॉप उपस्थित होता है। अब रेड ड्रॉप का मतलब क्या है, याद करो, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने विबग्योर लिया था, एंजेलमैन ने दिया था, क्लेडोफोरा पे काम किया था, तो ये देखा था कि जो ब्लू लाइट होती है, ग्रीन होती है और रेड जो होती है, उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस हिसाब से होती है, सबसे अधिक लाल में, फिर नीले में, फिर हरे में। यहां तक ये लाल आ गया, लाल के बाद में देखो ये ड्रॉप जा रहा है, यानी कि अवरक्त प्रकाश में ये हरे पौधे जो विकसित होते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम लोग रेड ड्रॉप कहते हैं। ओके, चलिए साहब, तो ये तो रहा हमारे पास में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के मध्य में अंतर। अब बात चलेगी कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। कंपनसेशन पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संतुलन बिंदु। प्रकाश संतुलन बिंदु क्या है ये एक अनुपात है। इट इज अ रेशियो बिटवीन द CO2 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड द CO2 इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में जितनी CO2 काम में आती है और रेस्पिरेशन में जितनी CO2 बाहर निकलती है, उनके अनुपात को हम लोग प्रकाश संतुलन बिंदु, कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। ओके, अब इकोसिस्टम होता है, पारितंत्र होता है। पारितंत्र को यदि आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वह संतुलित होना चाहिए। यह नहीं कि साहब भोजन तो खूब बन रहा है, खाने वाले नहीं है, या भोजन का खूब ऑक्सीकरण हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है और भोजन नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा पारितंत्र सबसे अच्छा होता है। एन आइडियल इकोसिस्टम इज दैट इन विच कंपनसेशन पॉइंट इज ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर कब होगा? जब भोजन ज्यादा बनेगा और ऑक्सीकरण कम होगा। तो इसका मतलब भोजन की कमी नहीं है, तो अच्छी बात है, खाद्य श्रृंखलाएं चलती रहेगी, पारितंत्र अच्छा कहलाएगा। क्वेश्चन यूं बना था कि एक आदर्श पारितंत्र में कंपनसेशन पॉइंट का मान कितना होता है? तो आंसर होता है 1। कितना होता है? 1। ओके, अब हम चलते हैं इधर कैम प्लांट्स के पास में चल रहे हैं हम। कैम प्लांट, कैम प्लांट्स किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो क्रूसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्रदर्शित करते हैं। दोज प्लांट्स विच एग्जिबिट क्रूसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एज कैम प्लांट। तो कैम का मतलब क्या हो गया? क्रूसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट।
ओके। अब ये जो प्लांट होते हैं, ये इनके जो स्टोमेटा होते हैं, इनके जो रंध्र होते हैं, वह रात को बंद होते हैं, यानी कि स्टोमेटा आर स्कोटो एक्टिव। स्कोटोमेटा कैसे हैं? स्कोटो एक्टिव है, यानी कि रात्रि में खुलते हैं, रात्रि में खुलते हैं। ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि कैंप प्लांट होते हैं? एग्जाम्पल कैंप प्लांट के कौन हुए? ओपनशिया, नागफनी। दूसरा सीडम। तीसरा कैलेंचॉय। ये जो है कैंप प्लांट्स होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये हमारा नागफनी का प्लांट सभी ने देखा होगा, और इसमें ये कंटक होते हैं। ये कौन से तने का एग्जाम्पल है? फिल्लोक्लेड, प्रणाब स्तंभ का, जिसमें स्टेम लीफ में मॉडिफाई हो जाती है और लीफ जो है कंटक के अंदर यानी कि स्पाइंस के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। अब ये जो कैंप प्लांट है, इसको यदि आप देखते हैं तो क्या पाते हैं? आप ये पाते हैं कि ये स्टोमेटा मान लो खिड़की है, दिस इज योर स्टोमेटा। रात्रि में इनके स्टोमेटा खुलते हैं, तो रात्रि के समय CO2 ने एंट्री मारी। ये कब की बात है? रात की, नाइट की। कौन सी गैस आई अंदर? CO2। अब रात को प्रकाश तो होता नहीं है, तो वो CO2 जो होती है वह मैलिक अम्ल में बदल जाती है, मैलिक एसिड में। और ये मैलिक एसिड जो होता है यह कहां स्टोर्ड होता है? बताओ देखें। रिक्तिका में, स्टोर्ड इन वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका में स्टोर्ड होता है। अब दूसरे दिन क्या हुआ? सूरज उगा, सनलाइट आई, यानी कि क्या हो गया? डे। सूरज जब उगता है तो यह H2O, मैलिक एसिड, H2O और CO2 में बदल जाता है। अब भले ही खिड़की बंद हो गई, दिन के समय तो खिड़की बंद रहती है, ये ताला लग गया। अब ये CO2 बोलती है देखो सर अब मैं अंदर आ गई, अब मैं भोजन बना लूंगी, लाइट भी मुझे मिल रही है। ऐसे पौधों को हम CAM यानी कि क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट कहते हैं। रात के समय, एट नाइट, RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो होता है इसका 0 होता है। कितना होता है? 0। और ड्यूरिंग डे, एट डे आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RQ का मान 1 से अधिक होता है। जितने भी ऑर्निक एसिड होते हैं उनके RQ का मान 1 से अधिक होता है। ओके, तो ये रहे हमारे कैंप प्लांट का एग्जाम्पल। दोबारा बताता हूं, नागफनी के अंदर रंध्र रात को खुलते हैं कैंप प्लांट में। CO2 रात को आई,
और काहे में बदल गई? मैलिक अम्ल में, क्योंकि प्रकाश था ही नहीं। दूसरे दिन जब सूरज उगा तो मैलिक एसिड टूटा, CO2 थी, खिड़की बंद हो गई, स्टोमेटा, अब अंदर ही अंदर उसने भोजन बना लिया। इन पौधों का RQ यानी कि श्वसन गुणांक जो होता है रात्रि के समय 0 होता है और दिन के समय 1 से अधिक होता है। ओके, चलिए साहब, अब हम बात करते हैं किसकी? फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि वे कारक जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं कौन कौन से होते हैं? इसमें 2 तरह के हो गए बेटा। एक होता है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कारक, और एक होता है इंटरनल यानी कि आंतरिक कारक। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे, प्रकाश के बारे में। हमें मालूम है कि लाल में, रेड में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, ब्लू के अंदर उससे कम होता है और ग्रीन के अंदर सबसे कम होता है। तो ये तो एक वर्णक वाला प्रकाश हुआ 7 में से। आउट ऑफ 7 दिस इज योर 1 कलर, सो विल से इट इज योर मोनोक्रोमेटिक कलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक वर्ण की प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, अब एक बार तो ये क्वेश्चन आया था, तो कौन से प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? रेड के अंदर। लेकिन ये सारे 7 रंग मिलकर तो क्या बनाते हैं? लाल वाला, व्हाइट वाला। तो व्हाइट, इन व्हाइट लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये जो है कई रंगों से मिलकर बना हुआ सफेद प्रकाश है, तो इसको बोलेंगे बहुवर्ण की प्रकाश, यानी कि मल्टी क्रोमेटिक लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी क्रोमेटिक लाइट। अब ये तो हुआ लाइट। टेम्परेचर को लो, हमारे पास में C3 पौधे होते हैं और C4 पौधे होते हैं। C3 पौधे 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापक्रम पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और ये जो है 20 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टॉलरेट कर सकते हैं। मैंने C3 को बोला कि अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो उसने बोली सर एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे, और मैंने कहा यदि इससे ज्यादा हो जाता है तो सर फिर सोलराइजेशन हो जाएगा, सोलरीकरण हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी उपकरण आपका नष्ट हो जाएगा, पिगमेंट विगमेंट सब गायब हो जाएंगे और फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। सेम केसेस हियर। इसका मतलब C4 प्लांट दे आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट बिकॉज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर एंड लो CO2 कंसंट्रेशन। चलिए साहब CO2 कंसंट्रेशन की बात करते हैं। CO2 की सांद्रता, CO2 कंसंट्रेशन वायुमंडल में 0.03 to 0.04% CO2 उपस्थित है। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ऑटोमोबाइल की वजह से CO2 बहुत बन रही है, तो CO2 की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। मैराइन वाटर में, समुद्री पानी में
जो CO2 होती है वह 0.360% होती है। हम अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर पत्ती की सतह के चारों तरफ CO2 की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है तो रंध्र जो होते हैं पूरे के पूरे बंद नहीं होते बल्कि आंशिक रूप से खुले हुए रहते हैं। अब CO2 की मात्रा ये रही, यहां परसेंटेज ले लिया, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले लिया अपन ने 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 और 0.05 तक यदि CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, उसके बाद में यह कांस्टेंट हो जाती है। ये हो गई। 0.04 के बाद में इट में एक्ट लाइक अ पॉइजन। 0.05 के बाद में यह विष के रूप में काम करना शुरू करेगी। आ गया? अब C3 पौधे हैं। C3 पौधों ने से मैंने पूछा, मैंने कि यार तुम कितनी CO2 का उपयोग करते हो? तो C3 पौधों ने बोला कि सर हम 450 माइक्रोलीटर पर लीटर अगर मिलती है तो प्रकाश संश्लेषण कर देते हैं। यानी कि दे नीड सो मच अमाउंट ऑफ CO2 टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। C4 से मैंने बोला, मैंने कि आपका कि सर हम तो थोड़ी कम भी मिल जाती है ना तो भी प्रकाश संश्लेषण कर देते हैं। यानी कि 390 माइक्रोलीटर पर लीटर के हिसाब से यदि C4 पादपों को CO2 मिलती है तो वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो कौन सा अच्छा हुआ? C4 अच्छा हुआ। वो थोड़ी CO2 के अंदर भी भोजन बना लेता है, इसीलिए कहते हैं कि C4 इज मोर एफिशिएंट देन द C3 प्लांट रिगार्डिंग द टेम्परेचर। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर। CO2 की कंसंट्रेशन भी कम लेते हैं। आई बात समझ में? पॉइंट को ध्यान रखना, बार बार दोहरा रहा हूं मैं आपको ताकि ध्यान रहे वहां पर जब क्वेश्चन आए तो। इस CO2 का उपयोग ये जो है ग्रीन हाउस में करते हैं, जैसे टमाटो। एक और दे रखा उन्होंने बेलपत्र करके। ये आपने खेतों के अंदर आजकल हरी हरी सी झोपड़ी बनी हुई देखी होगी। ये हरी है, दिस इज योर ग्रीन। आ गया? ऐसे जालीदार होती है। तो किसान क्या करता है कि इसके अंदर टमाटर के पौधे या कोई सब्जी या कोई फल वाली पौधा जो होता है वो उगाता है। तो ये रहा गमला और ये आपका टमाटर का पौधा है। अब इसमें से जो CO2 निकली उसको ये वापस यूज कर लेता है। अगर मैं इस गमले को बाहर रखता तो इसके अंदर बनने वाला जो टमाटर होता उसकी साइज ऐसी होती, लेकिन यहां पर जो CO2 निकलती है श्वसन के दौरान उसको ये वापस काम में ले लेता है, तो और भोजन बनता है। तो टमाटर जो होता है उसकी साइज अब जो है इसकी तुलना में काफी बड़ी पैदा होगी, यानी कि भोजन की मात्रा बढ़ गई। तो CO2 के कारण यदि प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है तो इसको हम फर्टिलाइजर इफेक्ट कहते हैं। तो CO2 के कारण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, तो इसको हम फर्टिलाइजर इफेक्ट कहते हैं। उर्वर प्रभाव। क्यों? क्योंकि CO2 यहां पर एक खाद के रूप में काम कर रही है, जिससे कि टमाटर की साइज बढ़ गई, भोजन का उत्पादन बढ़ गया। ओके, चलिए साहब, तो CO2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। CO2 कंसेंट्रेशन जो है वह मोस्ट
इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बनता है क्वेश्चन। ओके, अब बात चलेगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो होती है वह सीमाकारी कारक के रूप में काम नहीं करती है। कौन? ऑक्सीजन। डू नॉट एक्ट लाइक लिमिटिंग फैक्टर, डू नॉट एक्ट लाइक लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक के रूप में कार्य नहीं करता है। बात करेंगे अभी सीमाकारी कारक, यानी कि C3 पौधों को 450 माइक्रोलीटर पर लीटर किससे कम मिलेगी तो भोजन नहीं बनेगा, सीमित मात्रा मिलनी चाहिए। और C3 पौधों को 360 का दिया अपन ने, हाँ 390 माइक्रोलीटर पर लीटर के हिसाब से CO2 अगर मिलेगी तो भोजन कर लेगा। एनी हाउ, लेकिन हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था, प्रकाशीय श्वसन, और उसमें हमने ये कहा था कि RUBP कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय किससे कंबाइन कर लेती है? O2 से। तो भोजन का लॉस होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है 30 से 40% मैंने बताया था। तो ऑक्सीजन जो है वह CO2 के साथ में कंपटीशन कर रही है। दोपहर के समय O2 ज्यादा होता है तो RUBP उससे कंबाइन कर लेता है, ऑक्सीजन कम होती है तो RUBP जो है CO2 से कंबाइन कर लेता है। अगर O2 मिल जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर के अंदर गिरावट आएगी। तो O2 एक्ट लाइक कंपिटेटिव इनहिबिटर। O2 जो होता है वह स्पर्धी संदमक के रूप में काम करता है, स्पर्धी संदमक के रूप में काम करता है। क्योंकि अगर पौधे को ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगी तो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। ओके, तो ये रहा हमारे पास में बाहरी कारक। बाहरी कारकों के अंदर अब एक और आता है, वो होता है जल। जल जो होता है, हमने शुरू में बात करी थी कि कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। वाटर कितना चाहिए? 1%। ड्रॉट एंड फेमाइन के समय, सूखे और अकाल के समय जमीन में पानी नहीं होता है और बिना पानी के तो भोजन नहीं बनेगा, तो नो फोटोसिंथेसिस विल बी देयर। लेकिन पत्ती कहती है कि सर जब तक मेरी कोशिकाओं के अंदर जल रहेगा, ये वाटर रहा, तब तक तो मैं भी बना लूंगी। लेकिन अगर पत्ती के अंदर से भी जल की हानि हो गई तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आई बात समझ में? अब ये रेयरली इट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर, कभी कभार सीमाकारी कारक बनता है। ऑक्सीजन सीमाकारी कारक क्यों नहीं बनता है? भाई प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है और वायुमंडल में कितनी है? 20.69% यानी कि 21% होती है और जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसलिए वो तो सीमाकारी कारक कभी बनता ही नहीं है। सो द ओनली फैक्टर विच डू नॉट बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज योर ऑक्सीजन। वह कारक जो सीमाकारी कारक नहीं बनता है वो हमारा कौन है? ऑक्सीजन। बाकी सब बन जाते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। अब बात चलेगी इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स जो होंगे, आंतरिक कारक, उनमें कौन बच रहा है बेटा? क्लोरोफिल।
ये क्लोरोफिल रहा। देखो, वैसे तो ये सूर्य अनुवर्ती पौधे हैं, हीलियोट्रॉपिक प्लांट, सूरज की तरफ उगने वाले बड़े बड़े पौधों को सूर्य अनुवर्ती पौधे कहते हैं, कह दिया। और इनके नीचे छाया में जो उगते हैं उनको हम छाया रागी या सीओफाइट कहते हैं। ओके, हीलियोट्रॉपिक में लेस क्लोरोफिल होता है, कम क्लोरोफिल, और इसके अंदर मोर क्लोरोफिल होता है। कम क्लोरोफिल होने के बावजूद भी ये प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक प्रदर्शित करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि क्लोरोफिल इज नॉट एक्टिंग लाइक अ लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन हमारी किताब कहती है कि क्लोरोफिल जो है वह भी कभी कभी सीमाकारी कारक के रूप में काम करता है। जितना क्लोरोफिल चाहिए उतना नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल भी कभी कभी सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है। दैट इज, द क्लोरोफिल ऑल्सो एक्ट लाइक अ लिमिटिंग फैक्टर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, रेयरली। ओके, नाउ we are going to talk about one substance, that is your DCIMU, dichlorofenyl dimethyl यूरिया, जिसको कि अपन लोग DPDI DPDM या DI से डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ठीक है, ये कहते हैं अपन लोग। DCIMU बोलते हैं बेटा इसको, DCIMU यूं कह देते हैं, ये यूरिया हो गया। अब अगर इसको पौधों को दे दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह PS2 को, फोटोसिस्टम 2 को अपघटित कर देता है, अपघटित कर देता है। ओके, और यहां पर आकर हमारा प्रकाश संश्लेषण समाप्त होता है। थैंक यू।